ये बोल रहा है कि एआई का लैंग्वेज जो है वो और जो आज के करंट सिचुएशन का लैंग्वेज है उन दोनों में बड़े डिफरेंसेस हैं। किसी को अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको कुछ नए सजेशंस दे सकता है, सरल तरीके से अलग तरीके से समझा सकता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दे सकता है कि हाँ भाई इसको सॉल्व करके देखना, अब तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। टारगेट बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग को नेट जीरो एमिशन अभी 2070 तक इसको फुलफिल करना है और जितना भी हम पावर बना रहे हैं उसका एटलीस्ट 50% हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल होगा। कब तक? 2030 तक। क्लियर नेशनल लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल डिस्पोजल पाथवे बना ही नहीं है, तो वहां पर भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि आखिरकार हम इसको डंप कहां कर रहे होंगे। उन सब की बातें अभी से करके चलो भैया। चलो कमेंट सेक्शन बता दो, ये मैंने कई बार तुम्हें बताया इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आदित्य L1 को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ आए हुए हैं। अगर आज का आप द हिंदू का न्यूज़पेपर देखोगे और पिछले कुछ आर्टिकल्स को देखोगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन से रिलेटेड बड़े सारे आर्टिकल्स दिखेंगे। तो आज का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे सामने आ रहा है वो है हमारे लिए AI प्लस एजुकेशन, और वो भी कहां पर? इन इंडिया। तो ये एक चीज हमें जरा देखने की जरूरत है। दूसरी चीज जरा हम बात करते हैं, थोड़ा अपना बस एक पेन ले लूं यार, हाँ अभी सही है। और दूसरा आर्टिकल जो हम आज देखने जा रहे हैं वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सही है। उसमें बेसिकली हम लोग यहां पर देख लेते हैं। हम लोग यहां पर देखो कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स को हम लोग एक साथ अगर देखते हैं तो एक आर्टिकल आता है हमारे लिए सोलर हम बोल सकते हैं एमिशंस पर। और इसके लिए आप सबको पता है कि हमारा गया है आदित्य L1। तो आदित्य L1 के और भी क्या बातें हैं, जरा हम लोग इस आर्टिकल्स को एक बार बस समझ लो, यूं ही रिवाइज कर लेंगे और कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसमें से होंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलता है तो अपने नोटबुक में भी इसको मेंशन कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आज AI और एजुकेशन से रिलेटेड बड़े सारे आर्टिकल्स हैं, है ना। एक तो द हिंदू का ये आर्टिकल है कि इसमें AI इज री राइटिंग द रूल्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर री राइटिंग द रूल्स ऑफ एजुकेशन में बड़े सारे रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बनाए हैं और इस पर ही बातचीत हो रही है। दूसरे तौर पर अगर हम आर्टिकल देखेंगे तो ये है लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रियल्म। ये बोल रहा है कि AI का लैंग्वेज जो है वो और जो आज के करंट सिचुएशन का लैंग्वेज है उन दोनों में बड़े डिफरेंसेस हैं। तीसरा आर्टिकल इसी से रिलेटेड है कि शुड AI बी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। क्या ऐसा हमें ऐड कर देना चाहिए, और करना चाहिए तो कब से करना चाहिए? बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। एक इंटरव्यू है जो कि पब्लिश किया गया था, इससे कुछ आर्टिकल्स को हम निकालेंगे। और व्हाट विल पावर AI डेटा सेंटर्स। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे देखो चारों में से यही आर्टिकल है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कराता है। और बाकी चीज़ें जो चार आर्टिकल्स हैं उनको मैं एक बार क्विकली आपके सामने यहाँ पर डिपिक्ट करता हूँ कि आखिरकार क्या क्या बातचीत की गई है। सबसे पहले ये है कि AI इज री राइटिंग द रूल्स। अब सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि अपने पास में एक, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा, यस। यहाँ पर हमारे लिए एक स्कीम है स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस, है ना। यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, स्कीम का नाम क्या है भाई? स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। यहां पर जो आर्टिकल जो है वो बेसिकली बात करता है, देखो दो चीजों पर। एक तरफ जहां पर आता है AI स्किल्स, वहीं पर इसके जस्ट ऑपोजिट अगर तुम देखोगे तो यहां पर आता है AI लिटरेसी। आर्टिकल का कहना है कि भाई देखो इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर है, AI स्किल्स और AI लिटरेसी में बहुत अंतर है। देखो स्किल्स और लिटरेसी में क्या अंतर है? लिटरेसी का मतलब क्या है? लिटरेसी का बहुत सिंपल सा मतलब है, जिसका मतलब हम लोग जब AI एजुकेशन, मतलब दिस कंप्राइजेस AI एजुकेशन, यहां पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? AI एजुकेशन। जब भी हम बोलें कि हम ना क्लासेस में AI एजुकेशन को लाना चाहते हैं, वी मस्ट फोकस अपॉन द टू थिंग्स, AI स्किल्स और AI लिटरेसी। आर्टिकल का यहां पर कहना है कि भाई देखो यहां पर जब AI लिटरेसी की बात करते हैं हम लोग, तो AI लिटरेसी विल ऑलवेज बी making people aware about the AI।
तो एआई लिटरेसी में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को ना बच्चों को, वो हो सकता है क्लास 3rd से हो, वो हो सकता है क्लास 5th से हो, 6th से हो, जब भी हो, तो उनको ना एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ एआई, एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें कि वो कैसे उनके एजुकेशन में हेल्प करेंगे। ये है एआई लिटरेसी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा, जो बच्चे आज के आपको पता ही बहुत शातिर है भाई, और इन शातिर बच्चों के साथ साथ यहाँ पर ये जो अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, ये अवेयरनेस के बियॉन्ड बातें होंगी। सिर्फ अवेयरनेस नहीं चाहिए इनको, इनको चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज। अब ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा और हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग्स, इन सब पर आएगा। तो जब भी ये अपने इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचते हैं, तो इंटरमीडिएट लेवल पर इनको बेसिकली एआई स्किल्स देना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर एआई स्किल्स नहीं दिया तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेके, अवेयरनेस लेके हमारा कुछ होने वाला नहीं है, मतलब इन बच्चों का कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जब इस आर्टिकल में यही बात पर फोकस कीजिए, पहली बात तो कि जब भी हम लोग एआई एजुकेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन में, स्कूल करिकुलम में हम ऐड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर एआई स्किल्स और एआई लिटरेसी दोनों पर फोकस हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पर हम जरा कुछ और भी बातें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने की बात की है, जिसके अंतर्गत K to 12 मतलब किंडरगार्टन से 12 तक की बातों में हम लोग एआई को इन्फ्यूज करना चाहते हैं, है ना, इसको शामिल करना चाहते हैं, और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। अब यहाँ पर ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्किल्स है या फिर टेक्नो ड्रिवन थिंग्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी को लेके एआई अब कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। इसमें बोला गया कि देखो, एआई को इंटीग्रेट कर देना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो एक हिंड्रेंस हमारे सामने आएगा, वो आएगा टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग क्यों इतना बड़ा हिंड्रेंस है? ये बोला जा रहा है कि देखो, आज के टाइम पर ऐसे करोड़ों टीचर हैं जो कि इंडिया में अभी भी उनको ही एआई का इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो इसीलिए अगर हम लोग इस करिकुलम में हम एआई को ऐड करना चाहते हैं, अब देखो, एआई को ऐड करना इसलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि सिर्फ ऊपर से पढ़ के कोई एआई को बताएगा, मतलब नहीं है उसको टेक्नो ड्रिवन होना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं ना, इनको टेक्नो ड्रिवन होना ही पड़ेगा, इनको टेक्नोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी। आपको पता है कितने सारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक होते हैं, अध्यापिकाएं होती हैं, जिनको सच में मोबाइल फ़ोन भी सही से फंक्शन करने नहीं आता है, सही से मोबाइल का कैसा काम हो सकता है, क्या हो सकता है, गूगल सर्च क्या है, बेसिक इंटरनेट की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, बहुत बार तो फ़ोन नंबर सेव करना, उनको बस कॉल करने आता है, कॉल काटने आता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर उन टीचर्स के बारे में अगर ये बात जाएगी कि हाँ भाई ये सिखाएंगे बच्चों को एआई, हमने एआई इंटीग्रेट कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। ये बहुत ही इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, जब तक हम इनको अप टू डेट नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे सही चीज़ नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, आज से अगर तुम मुश्किल से 4 से 5 साल पहले चले जाओ, 4 to 5 years ago, तुमको समझ में आता है कि एआई का कहीं नामो निशान नहीं था, है ना। और 4 से 5 साल के इस एआई में तुमको भी पता है कि आज के टाइम पर अब हमारा ना सिर्फ चैट जीपीटी जैसा एक सपोर्ट सिस्टम, चैट जीपीटी क्या है? एक प्रकार का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना। ये क्या है भाई? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर में इसको ट्रेन किया गया है कि हाँ भाई, तुम किसी भी प्रकार से तुम लोगों को आंसर कर सकते हो। चलो तुम्हारे लिए एक होमवर्क देता हूं मैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज जीपीटी इन चैट जीपीटी, है ना। फिर इसके बाद यहां पर अब इतना भी सही तरीके से नहीं चल रहा था, मतलब इतना भी जब लोगों को कंफर्मेशन नहीं हुई, तो चैट जीपीटी जैसे एलएलएम ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में बातें करता था। इसके साथ साथ हम लोगों ने इमेजेस को भी इंटीग्रेट कर दिया। अब तो हम लोग वीडियोस को भी इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। हम लोग इजीली चैट जीपीटी को कॉल कर सकते हैं, हाँ भाई वीडियो कॉल कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हाँ भाई देखो, मैं तो ये शर्ट पैंट पहन के आ रहा हूँ, बताओ ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं। या फिर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, इस बोर्ड पर ही तुम बस, अभी मैं क्या करूँ, अपना मोबाइल फ़ोन खोलूँ और इस बोर्ड पर वीडियो स्टार्ट कर दूँ और बोलूँ कि यार ये जो तुम्हारे सामने बोर्ड दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है, जरा नॉर्मल भाषा में समझाना। तो वो तुम्हें हर एक चीज़ बता देगा। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बन पा रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये जैसे हम लोग का धीरे धीरे जो वेब ब्राउज़र है, अब वेब ब्राउज़र भी बहुत जल्द से जल्द चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। गूगल में ऑलरेडी आपको दिखता होगा कि वो जो गूगल एआई करके है, वो इंडिया में ऑलरेडी अपने हम बोल सकते हैं कि बस सैम्पल फेज़ में ऑलरेडी लॉन्च है ना, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जैसे इसको लॉन्च किया गया है। और दूसरा, अब तुम लोगों ने चैट जीपीटी का एक नया वर्जन देख लिया होगा
चैट जीपीटी का एक नया वर्जन जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटलस। चैट जीपीटी का एटलस क्या है, एक वेब ब्राउजर है। जैसे गूगल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो गूगल से काफी हट के अभी एटलस है। अब तुम समझो कि महज 4-5 सालों में हमने कितने सारे वर्जन्स देख लिए सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा गूगल जेमिनाई, डीप सीक, ग्रॉक और पता नहीं कितने सारे। और सिर्फ ये तो मैं टेक्स्ट एलएलएम की बात कर रहा हूं, तुम जनरेटिव एआईज की बात कर लो। जनरेटिव आई मतलब इमेज बिल्ड करना, इमेज जनरेट करना, साथ में वीडियोस जनरेट करना, एनिमेशन करना, आर्किटेक्ट, कई सारी चीजों में नए वायरस की खोज करना। इनफैक्ट ये भी आज के टाइम पर बिल्कुल कन्फ्रंटेशन के साथ मिल रहा है। अभी रिसेंटली एक नया बात आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैंसर के अगेंस्ट में एक नया ड्रग सजेस्ट किया है और पहले फेज ऑफ ट्रायल में वो सक्सेसफुली कंडक्ट भी हो गया। अब सोचो कि एआई इज राइटिंग न्यू हिस्ट्रीज। तो इसीलिए इतने तेजी से चेंज होने वाली चीजों में अगर टीचर्स को हमने प्रॉपर से ट्रेन नहीं किया, अब तुम खुद सोचो कि हाउ दे विल टीच द स्टूडेंट्स। और जब तक स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे, वो 2-4 साल बड़े होंगे, एआई विल चेंज इट्स शेप। तो जब भी हम बात करते हैं ना करिकुलम को चेंज करने की, करिकुलम चेंज इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि एआई इज इवॉल्विंग एट अ वेरी ग्रेटर रेट, एक ग्रेटर पेस है भाई साहब उसका, और उसको हम लोग को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम इसको अपने करिकुलम में इंक्लूड करेंगे तब तक एआई वुड हैव बीन ऑलरेडी चेंज्ड, या फिर वो अपने से कई गुना ज्यादा इंप्रूव हो चुका होगा। तो इसीलिए यहां पर 2 बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक क्या है, एक है हमारे लिए रैपिड चेंज या फिर रैपिड इवोल्यूशन लिखते हैं इसको। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमें, रैपिड इवोल्यूशन, और दूसरा हमारे लिए आ रहा है टीचर ट्रेनिंग का। आर्टिकल में ये भी बताया गया कि भाई देखो टीचर ट्रेनिंग जो है ये ऑलरेडी कंडक्टिंग है अपने यहाँ पर। ऐसे हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी 10,000 टीचर्स को पिछले 2019 से लेकर अभी तक में हमने अच्छे खासे लेवल पर ट्रेन किया है। तो टीचर ट्रेनिंग, लेकिन अपने आप में ये बताते भी हैं कि भाई साहब 2019 से लेके यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIEIT है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको कहीं पर भी याद कर सकते हो, NIEIT, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे एजुकेटर्स को एआई के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से इम्पार्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते हैं। अब देखो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि देखो एआई के बड़े सारे फायदे हैं, एआई के बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। अगर हम लोग यहां पर करिकुलम में इस एआई को ऐड कर देंगे तो क्या क्या फायदा मिलेंगे भाई। सबसे पहला फायदा है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। एक वो है जहां पर एक टीचर लगभग 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। सब बच्चों की अलग अलग नीड्स हैं और हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लगाते हैं कि किसी को अलजेब्रा वीक लगता है, किसी को हिंदी लिटरेचर वीक लगता है, किसी को संस्कृत वीक लगता है, तो किसी को बायो वीक लगता है। इन सभी के अपने अपने नोशंस हैं, अब सभी के अपने अपने डिमांड्स हैं और उसको ये फुलफिल कर सकता है। किसी को अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको कुछ नए सजेशंस दे सकता है, सरल तरीके से अलग तरीके से समझा सकता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दे सकता है कि हाँ भाई इसको सॉल्व करके देखना, अब तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। मतलब क्या है कि एआई के इंक्लूजन से जिस बच्चे की जैसी जरूरत होगी वो उसके हिसाब से उस प्रकार से उसको एजुकेशन इम्पार्ट कर सकता है। तो एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला हमें, बचपन से ही बच्चों को एकदम उनके लेवल पर चीजों को समझाने की कोशिश की जाएगी। पॉइंट नंबर 2, एडवांटेज की अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या था, एडवांटेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एडाप्टिव लर्निंग की बात हो गई, वो तो सब वही है। यहां पर ह्यूमन जजमेंट, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को हम यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिखते हैं इम्पार्ट क्रिएटिव थिंकिंग, यहां पर लिखा है जजमेंट्स और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव या फिर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड जजमेंट्स। तीसरा बेनिफिट ये है कि देखो कई बार टीचर्स जो होते हैं ना वो बड़े ही मतलब ट्रिवियल कामों में लग जाते हैं, जैसे कि डेली बेसिस पर बच्चों का अटेंडेंस लेना, उनके रिपोर्ट्स बनाना, उनको कितने नंबर कहाँ पर कैसे मिले हैं,
और उनके पूरे साल भर का एक मेजर चंक जो है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई ऑटोमेशन हम टीचर को फ्री कर सकते हैं ताकि टीचर अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पर बच्चों को और अच्छे से चीज़ों को पढ़ा सके और अच्छे से चीज़ों को समझा सके। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर हम बात कर सकते हैं कि टीचर्स को भी फायदा होगा इससे। टीचर्स कैन शिफ्ट देयर trivial work to AI automation. AI automation, और इससे होगा क्या? It will give teachers a plenty amount of time for क्रिएटिविटी। तो एक तो ये हो गया भाई, काफी सही चीज है ना। 2-3 एडवांटेजेस ऐसे लिख लिया आपने। अब सिर्फ अच्छी बातें करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा यार, अपने को डिसएडवांटेजेस पर भी फोकस करना चाहिए जरा। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला आप सबको पता है कि देयर आर जॉब लॉसेस। जॉब लॉसेस कितना? एक नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था। इस नीति आयोग के रिपोर्ट में क्या कहा गया जरा हम लोग देखते हैं। इस नीति आयोग में रिपोर्ट में बोला गया कि एआई कुड डिस्प्लेस अप टू 2 मिलियन जॉब्स। यहां पर ये 2 मिलियन जॉब लॉस है, कहां पर? एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन अब चलो इसके एडवांटेजेस भी हैं कि विद द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, विद द प्रॉपर स्किल इंक्लूजन इनसाइड द एजुकेशनल करिकुलम, वी कैन एटलीस्ट ऐड 4 मिलियन जॉब्स विद द हेल्प ऑफ एआई। हाँ, ये भी बात है, कमियां भी हैं लेकिन इसके फायदे भी हैं। यहां पर जॉब हो गया भैया, ये तो हमने लिखना था जॉब लॉसेस। तो जॉब लॉसेस हैं, डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम बोल रहे हैं कि जैसा ये एडवांटेज हमने बोला कि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो ये क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट्स बनाएगा। और दूसरे तौर पर हम ये भी लिखते हैं कि इट विल किल इनोवेशन। मतलब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा बहुत ही कॉमन तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो भी बच्चे फ्यूचर जनरेशन में होंगे, क्या वो मंद बुद्धि पैदा होंगे? मतलब उनका दिमाग कम काम करेगा। और ये चीज बिल्कुल साफ साफ यहां पर इस इंटरव्यू में ये चीज पब्लिश, मतलब इन्होंने साफ साफ बोला भी है इस चीज को कि यहां पर ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल के साथ ऐसा होगा भी जहां पर उनका एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा एआई डिपेंडेंट हो जाएगा कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सब चीज़ के लिए एआई डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ओवर एआई डिपेंडेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बहुत बड़ा दिक्कत आने की बात हो सकती है। इट विल किल इनोवेशन इफ ओवर डिपेंडेंसी ऑन एआई अकर्स। तो बड़ी सारी दिक्कतें ऐसे भी हो सकती हैं। तो हमने बोला कि यार देखो दिक्कत तो है। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? इन्होंने बोला है कि जैसे एक आर्टिकल हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था कि ना लैंग्वेज बिलोंग्स टू डिफरेंट रिल्म। इस आर्टिकल का ये कहना है कि देखो एक प्रॉब्लम ये है कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज ये अपने आप में इमोशंस के साथ आता है। एंड एआईज डील्स डज नॉट डील विद द इमोशंस। वो क्या करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं तो उनका कोई इमोशन नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि आई रियली मिस यू या फिर आई लव यू अ लॉट, इसका मतलब क्या है कि दीज थिंग्स आर डेफिनेटली ड्रिवन विथ सच एन इमोशन जिसके बेसिस पर हम लोग सामने वालों को अपनी फीलिंग्स बताते हैं, है ना। तो नहीं आई रियली मीन्ट इट भाई, मैं दिल से ही बात कर रहा था आपसे। हाँ तो यही बात अगर कोई एआई बोलेगा तो एआई का कोई इमोशन नहीं है यार। तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर जनरेशन को। फ्यूचर जनरेशन यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा इमोशनलेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनको ट्रेन करने वाला मेजॉरिटी ऑफ द चीज क्या है, एआई ड्रिवन है। और एआई के पास इमोशंस नहीं है। वो एआई बोल तो सकता है कि आई लव यू, वो बोल तो सकता है कि वी आर सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन वो असल में इसका मतलब नहीं समझता है। वो असल में इस बात को फील करके नहीं बोलता। अगर तुमने इस बात को सही में एआई के पीछे पड़ के पूछ लिया कि एआई तुमसे गलती हुई है, तुमने क्या बोला इसके लिए, वो बोलेगा आई एम सॉरी।
तो तुम उससे बोलो कि तुम ये सॉरी सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हो या फिर तुम सच में इसको मीन करते हो, तो वो ना पहले से प्रोग्राम्ड है, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे सच में ऐसी फील आती है। तो तुम उससे बोलोगे भैया एआई को फीलिंग ही नहीं आती, एआई तो फील ही नहीं कर सकता, तो तुम सॉरी फील कैसे कर सकते हो? तुमको डेफिनेटली इस बात को सिखाया गया होगा, प्रोग्राम किया गया होगा, गलती होने पर सॉरी बोलते हैं लेकिन यू कैन नॉट फील एनीथिंग। उसको तुम घुमा फिरा के जब तुम पूछोगे ना तो एक हद के बाद वो बता देगा कि हाँ हाँ भैया तुम सही बोल रहे हो कि मेरे पास कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है, मुझे ऐसा ही बनाया गया है, मुझे लव यू, सॉरी, मिस यू ये सब बोलने के लिए मैं बस बोल देता हूँ, लेकिन मेरा उसके पीछे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि भाई देखो जो भी रियल लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पर एक फ़ायदा और भी है, देखो एक फ़ायदा और भी है, जब भी हम लोग पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत शानदार आती है, वो है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो अगर हम लोग टीचिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये एआई के द्वारा ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, लेकिन कई बार ये वर्नाकुलर लैंग्वेज भी फेल हो जाते हैं, तो वो डिसएडवांटेज का पार्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही ये इन्हीं सब बातों पर ये हाईलाइट करते हुए ये पूरा आर्टिकल लिखा गया था। इसमें कुछ एक बात जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर कुछ बातें यहाँ से मिल रही है तो। आर्टिकल्स मतलब ऐसे ही थे, इसीलिए मैंने सारे को क्लब कर दिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं रही थी मुझे, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट आर्टिकल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या बोला गया मैं समझाता हूँ कि व्हाट विल पावर एआई डेटा सेंटर्स। सबसे पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि जो डेटा सेंटर्स हैं यहाँ पर आप यूँ समझ लो कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो बेसिकली फ्लैट 5% इंक्रीज होने वाली है। 5% सीधे सीधे इजाफा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स विच रिक्वायर्स सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर जनरेशन, जैसे कि ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीड चार्जिंग फैसिलिटीज, और जब भी चार्जिंग फैसिलिटीज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की तो डिमांड करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है। यहां पर फिर हम लोग बहुत बड़े लेवल पर डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, है ना, या फिर हम बोलते हैं सबसे पहले 5G या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लो, यहां पर बहुत सारा पावर कंजम्पशन होगा। और फाइनली हम लोग बात करते हैं डेटा सेंटर्स की, डेटा सेंटर्स, और हम लोग बात कर सकते हैं एआई ट्रेनिंग की, एआई ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ये सारी चीजें जो है ना ये डेफिनेटली हमारे इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे भाई? इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ओहो ये काम क्यों नहीं करता? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिमांड, इट मस्ट बी इंक्रीज बाई 5% वेरी सून, है ना, बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। तो अब यहां पर आप समझ सकते हो कि पिछले 2 डिकेड में ये ऑलरेडी 5% बढ़ा है, तो अब आगे आने वाले समय पर ऐसा बोला जा रहा है कि इट माइट डबल द पावर कंजम्पशन। मतलब कि अब 2030-35 तक आते आते हम लोग पावर के कुछ यूनिट्स को डबल भी कर सकते हैं। यहां पर यही लिखा है कि फ्लैट 5%, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिमांड इंक्रीज बाई 5%, ये लास्ट 2 डिकेड्स का सवाल है। ये पिछले 10-20 सालों में 5% बढ़ गया, और जबकि अभी ईवीज पर उतना बोलबाला नहीं है अपने यहाँ पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर उतना ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, और 5G IoT बस अभी अभी आया ही है। डेटा सेंटर्स और एआई ट्रेनिंग सेंटर्स भी हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे अब ये सब बढ़ेंगे, अब आप बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक और रिलेशन समझाता हूँ मैं, कि जैसे यहाँ पर इंडिया आप बोल सकते हो कि बहुत ही जल्द अपने इंटरनेट यूजर्स को डबल कर देगा। इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो 2x हो जाएंगे, बहुत ही जल्द हो जाएंगे। अब यहां पर एक चीज यहां पर बताई जाती है कि देखो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है यहां पर एक सर्टेन पॉपुलेशन का, उसके अगेंस्ट में अगर इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया सिर्फ और सिर्फ 1.4 गीगावाट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये है यूरोपियन नेशन का प्रोडक्शन, और उतने ही लोगों के लिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अभी इंडिया का प्रोडक्शन ये है। तो इंडिया इज ऑलरेडी एट इट्स लो प्रोडक्शन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इन सभी चीज़ों के प्रॉब्लम्स में क्या करें? आगे चलते चलते जैसे जैसे हम एआई ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करेंगे, एआई ट्रेनिंग सेंटर्स में बेसिकली आपको पता है कि एक जीपीयू का इस्तेमाल होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पैरेलल प्रोसेसिंग के तहत बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन लेता है। हम यूँ बोल सकते हैं कि अगर एक कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पर जो नॉर्मली
एक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लिखा था, हाँ, यहाँ पर जो GPUs हैं वो लगभग 80 to 150 किलोवाट का पावर कंजम्पशन करेंगे। जितने डेटा के लिए उतना ही सेम डेटा अगर ये कोई नॉर्मल सर्वर होता, कोई नॉर्मल होता, तो ये मुश्किल से 80 से 85 सिर्फ कितना लेता, ये सिर्फ लेता 15 से 20 किलोवाट होगा, 15 से 20 किलोवाट। तो हम बोल रहे हैं कि ऑलरेडी कम से कम 5 to 10 टाइम्स ये बढ़ने वाला है ना। यहां पर कितना बढ़ती देखने को मिल रहा है, 5 to 10 टाइम्स। सिर्फ नॉर्मल हम अगर AI और डेटा ट्रेनिंग सेंटर्स और बाकी डेटा सेंटर्स की बात कर लें तो यहीं पर 5 से 10 गुना चीज़ों के कंजम्पशन का नीड बढ़ जाएगा। अब इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास में क्या हम बोल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक बहुत ही शानदार इस आर्टिकल में दिया गया है। बोला है कि देखो हम लोग डेफिनेटली इंडिया AI मिशन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इस इंडिया AI मिशन में इंडिया AI मिशन है और इस इंडिया AI मिशन में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि अभी हम लोग का जो टारगेट भी है ना, टारगेट बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग को नेट जीरो एमिशन अभी 2070 तक इसको फुलफिल करना है और जितना भी हम पावर बना रहे हैं उसका एटलीस्ट 50% हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल होगा। कब तक? 2030 तक। तो ये सारे जो टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं ना अपने हिसाब से, तो ये इंडिया AI मिशन को भी ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, इसको अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये दोनों एक साथ लेके चलेंगे तब हम लोग को एक्चुअल नीड का पता चलेगा। हो सकता है कि हमने सही से अपनी नीड बताई ही ना हो और उसके बेसिस पर AI का बढ़ता हुआ ट्रेंड हमने पकड़ा ही ना हो। इसीलिए इन सबसे रिलेशन में देखो, एक तरफ तो है ही है कि तुम ना सोलर एजेंट्स का इस्तेमाल कर लोगे, विंड एजेंट्स का इस्तेमाल कर लोगे, थर्मल पावर प्लांट्स को रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई और दूसरे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर लोगे, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंडिया में इंपॉर्टेंट है वो है, हम बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। कहाँ लिखा है भाई? यहीं कहीं लिखा होगा। यहाँ पर हमारे लिए एक नया स्कीम जो आता है वो आता है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 2025 के बजट में इसको 20,000 करोड़ रुपए दिए गए और इसका एक टारगेट ये भी है कि हमको किसी न किसी तरीके से 100 गीगावाट का प्रोडक्शन जो है वो क्रिएट करना है। कब तक? 2047 तक 100 गीगावाट चाहिए, 2047 तक। तो 100 गीगावाट किसका? न्यूक्लियर पावर चाहिए 2047 तक। अब यहां पर ये क्या आ गया? हाँ, तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये 2047 तक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 100 गीगावाट का प्रोडक्शन चाहिए। और अभी कितना है अगर तुमसे कोई पूछे तो? अभी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 गीगावाट है बस। 8 से 9 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम लोग न्यूक्लियर पावर से कर रहे हैं। अब सोचो इसको 2047 में, 2025 पर हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 2025 खत्म होने वाला है ऐसा मान लेते हैं। हमारे पास महज कितना साल है? 22 साल और है। तो 22 सालों के अंदर अंदर हमको इसको 10 गुना से भी ज़्यादा इंप्रूव करना है। मोर देन 10 टाइम्स वी हैव टू इंक्रीज द न्यूक्लियर पावर। अब इन सब चीज़ों को टारगेट देते टाइम पर एक बात में और ध्यान दिया गया कि हम लोग एनी हाउ हम लोग SMRs पर प्रोडक्शन देखेंगे। क्या बनाएंगे भाई? SMR। ये क्या है भाई? ये तुम्हारे लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, SMR क्या होते हैं? ये मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मतलब ये बेसिकली तुम्हारे लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे ही हैं, बस ये स्मॉल है। क्यों स्मॉल है भाई? क्योंकि इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 300 मेगावाट से कम होता है। दूसरा, मॉड्यूलर क्यों है? मॉड्यूलर इसलिए है क्योंकि इनके कंपोनेंट्स कहीं पर भी इधर उधर इंडस्ट्री में मास मैन्युफैक्चर्ड होंगे और कहीं पर भी ये असेंबल हो सकते हैं। तो असेंबल होने के लिए इनको जहां पर भी जिस साइट पर इसको बेस रखना होगा, जिस साइट पर SMR बनाना रहेगा, वहां पर सारे कंपोनेंट्स भेज के असेंबल कर देंगे, वहीं SMR बन जाएगा। और रिएक्टर इसलिए क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होने वाला है। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंतर्गत यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जैसा कुछ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंडिया उसी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो इसके लिए भारत SMR जो है वो बनने की बात हो रही है और ये बोला गया है कि बाई 2032 या 33, हम लोग बोलते हैं कि बाई 2033 कम से कम नहीं तो 5 ऐसे
SMRs फंक्शनिंग हमें चाहिए, क्योंकि देखो SMRs को बिल्ड करना आसान है, SMR का मॉडल डिसाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट। SMR अभी इंडिया में बना ही नहीं है, US बेस्ड SMRs बनते हैं। और SMRs दिखते कैसे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर देख लो। SMRs की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यहाँ पर ध्यान देना कि ये इंडिया का नहीं है, ये बेसिकली हमारे US का है। तो US के बेसिस पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं तुम्हें मैं बस वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अगर एक पर्सन कोई खड़ा हुआ है तो तुम देख सकते हो कि इसका डायमीटर कुछ खास बहुत बड़ा नहीं है, इसकी हाइट अच्छी खासी हो सकती है, बट इट विल नॉट टेक दैट मच स्पेस। यहाँ पर भी ऐसे ही कोर कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही कंट्रोल रॉड्स देखने को मिलेंगे। कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं? कंट्रोल रॉड्स बेसिकली क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स अगर पैदा हो रहे हैं तो ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बदलते हैं। कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं? कंट्रोल चेन रिएक्शन बनाते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इसी के लिए ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारे मेन पावर प्लांट में भी होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, यहाँ पर भी है। फिर स्टीम जनरेटर है, यही स्टीम ऊपर की तरफ जाएगी, टरबाइन को नचाएगी, और टरबाइन से यहाँ पर प्रेशराइजर वगैरह होगा, प्रेशराइजर से टरबाइन नाचेगा, टरबाइन नाचेगा तो बिजली पैदा होगी। लेकिन कितनी बिजली पैदा होगी? 300 मेगावाट से कम, 1 से 300 मेगावाट तक की। स्मॉल इसीलिए नाम है। मॉड्यूलर का मतलब यही है कि मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री बट ट्रांसपोर्टेड टू द साइट, मेकिंग देम इजियर टू डिप्लॉय अ पोटेंशियली रिड्यूस्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर भेज दिए जाएंगे और यहीं पर असेंबल कर दिया जाएगा, जिससे कि ये अपने आप में तेजी से बन जाए। लेकिन तेजी से बनने का भी टाइम कितना है? लगभग 1 से 2 ईयर्स तक का, 1 से 2 साल लग जाएंगे इसको पूरा बिल्ड करने में सही तरीके से। और रिएक्टर क्यों है? बिकॉज इट हार्नेस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए यहाँ पर अब ये कई सारे टाइप्स के हैं ना, लाइट वाटर रिएक्टर हो सकते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर्स भी हो सकते हैं, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर हो सकता है, और गैस कूल्ड रिएक्टर्स हो सकते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स हो सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारे टाइप्स के SMRs बन सकते हैं। बट इंडिया किस में तेज है? इंडिया अभी तक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में ही सिर्फ बेस है। तो इसीलिए इंडिया चाहेगी कि हम लोग एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के तौर पर इसको बना लें। तो यहाँ पर अभी तक हमने बनाया तो नहीं है, लेकिन अब बनाने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात यहाँ पर और भी क्या लिखी है कि हम चलो BSMR जो है अभी फिलहाल के लिए बना भी रहे हैं। BSMR 200 एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, जिसको 55 मेगावाट के लिए भी हम लोग बना रहे हैं। हमने काफ़ी हद तक उसका डिज़ाइन वगैरह रेडी कर रखा है। अब उसके प्रोडक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक हम फाइनल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ SMR को प्रोड्यूस करने के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर है कि SMR के लिए आपको एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। किसमें? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में, और साथ ही साथ सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें इतना आइसोलेटेड प्लेस नहीं चाहिए। इसको हम लोग किसी भी, जैसे मान लो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है, स्टील पावर प्लांट है, उन सबके बिल्कुल विसिनिटी में, एकदम बिल्कुल पास में हम लोग इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े आसानी से इन सब चीज़ों को प्लेस किया सकता है। अब ये सारे रूल्स में जब चेंज करेंगे तभी जाके वहाँ पर वो स्टैब्लिश हो पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने बोला कि घर घर सौर ऊर्जा हम लोग बनाते हैं, वैसे ही एक एक गांव में या फिर एक एक बड़े शहर को पावर करने के लिए, बिजली देने के लिए कई सारे हम ऐसे SMRs को प्लेस कर सकते हैं। और यही एक तरीका है जिनके बेसिस पर हम लोग 100 गीगावाट बाई 2047 अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसीलिए बोला गया इस आर्टिकल में कि भैया तुम क्या करो ना, तुम जरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पर ध्यान दो। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस मतलब कि देयर आर सर्टेन वेंडर्स, न्यूक्लियर SMR वेंडर्स हैं जो कि US बेस्ड हैं और बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो तुमको इनसे काफ़ी हद तक काम कराना चाहिए, काम में मतलब इनकी हेल्प ले लेना चाहिए। तो ग्लोबल SMR रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक टेक्नोलॉजी न्यूट्रल फ्रेमवर्क चाहिए हमें। लार्ज रिएक्टर के स्पेसिफिक रूल्स को रिप्लेस करने के लिए हम लोग जैसे अभी देख रहे थे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में यही सारे रिप्लेस करने पड़ेंगे।
लाइसेंसिंग को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग लाइसेंसेस जो है वो लार्ज रिएक्टर्स के तौर पर बड़े स्ट्रिंजेंट है, बड़े स्पेसिफिक से हैं, उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना तो ये तो बड़े आसानी से फिट हो जाएंगे। फिर मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। यहाँ पर फिर मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में हम बोल रहे हैं कि एकोमोडेशन विथ फैक्ट्री फैब्रिकेशन सर्टिफिकेशन, जो भी कंपनी इस चीज़ को कर रही है उसको सर्टिफाई करने का भी एक प्रोविजन होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन मतलब कि IAEA जो है ना वो कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे, कुछ म्यूचुअल डिज़ाइंस जिसको वो रिकॉग्नाइज कर रही है, सिर्फ वही वाले डिज़ाइंस को हम लोग SMRs के अंदर में लेके आए। रिस्क इन्फॉर्म्ड रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जितने भी हम ऐसी एजेंसीज की बात कर रहे हैं वो बेसिकली स्मॉलर फैसिलिटी रिस्क जो भी है उसको थोड़ा सा प्रोपोर्शनल फॉर्म में, मतलब रिस्क जितना भी होने वाला है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना भी हम सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो सभी चीज़ों को लेके आए। और एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट, बहुत तेज़ी से फॉलो ऑन यूनिट पे यूनिट बनाते जाए जिससे कि हम लोग बहुत शानदार तरीके से इसको हम लोग तेज़ी से प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये एक आर्टिकल हो गया। अब इसी में IAEA के बड़े सारे रूलिंग्स आए, है ना। तो IAEA के साथ में कई सारे, जैसे कि उसका SMR प्लेटफॉर्म बनने की बात हो रही है। इट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर SMRs, कुछ नए रिसोर्सेज को देना। इसके अलावा हमारे पास में कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और कुछ हार्मोनाइज करने के लिए थोड़े यूनिवर्सल लॉस के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर रेगुलेटर्स फोरम आएगा, कौन इनको रेगुलेट करेगा उसके लिए कोई एक बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसे रेगुलेटर को बनाना ज़रूरी है। और डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस आने हैं उनको भी एक बार फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें एक बार देखने पड़ेंगे। अपने इस आर्टिकल में इतनी ही बातें लिखी हुई थी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट में इस आर्टिकल में कुछ चैलेंजेस लिखे हुए हैं, उन चैलेंजेस को भी जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी की, मतलब कि जो भी नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनेंगे उनको कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाना पड़ेगा जो कि SMR ट्रांसपोर्टेशन पर भी हेल्प करें। मतलब कि वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना, मॉड्यूलर है ना, इसलिए सिक्योरिटी और लीकेज रिस्क, भाई साहब इसके लिए तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जा रही है, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगी किसी भी दूसरे कंपनी की किसी भी SMR में लगना शुरू हो जाएंगे आगे चल के। तो यहाँ पर जो भी फ्यूल लोडेड सिस्टम्स हैं इन सब के लिए एडवांस रेडिएशन रिस्क जो भी होने वाला होगा इनसे रिलेटेड कुछ बातें करनी पड़ेंगी। फिर एक्सीडेंट लाइबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर रेगुलेशंस बहुत ही क्लियरली ये बात को मेंशन करे कि भाई साहब अगर कभी भी ऐसा कोई भी मिस हैपनिंग्स होती हैं तो ट्रांसपोर्ट इंसिडेंट्स को लेकर लाइबिलिटी किसकी होगी। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल को लेकर भी कुछ बातें आगे आएंगी, क्योंकि देखो अब नए वेस्ट निकल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर HALEU लो एनरिच्ड यूरेनियम का अगर कोई हैवी, हम यहाँ पर दे सकते हैं हैवी एडवांस लो एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल की अगर बात करें, नॉन वाटर कूलेंट्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर वाटर को अगर कूलेंट के तौर पर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे। जब कुछ और इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रेडियो एक्टिविटी सामने आ जाएगी और वो रेडियो एक्टिव वेस्ट के तौर पर बाहर आएगा। इसको कहीं ना कहीं हम लोग को सेफली में रखना पड़ेगा। डिस्पोजल प्लानिंग की, इसको रखेंगे कहाँ पर, है ना, स्टोरेज और फाइनल डिस्पोजल कहाँ पर करेंगे। और लॉन्ग टर्म पाथवे, यहाँ पर ना मतलब क्लियर नेशनल लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल डिस्पोजल पाथवे बना ही नहीं है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आखिरकार हम इसको डंप कहाँ कर रहे होंगे। उन सब की बातें अभी से करके चलो भैया। ये ना मतलब स्टोरेज प्लान्स, हमारे ऑन साइट स्टोरेज प्लान्स हमेशा होने चाहिए और ऑफ साइट स्टोरेज प्लान्स भी होने चाहिए। दोनों को कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में भी सोच के चलो, तब जाके SMR के प्रोडक्शन की बात हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब SMR का हम लोग जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं उसको जो बना रहे हैं वो तो बनाते रहें, लेकिन साथ में इन सब बातों पर भी जरा ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। सिमिलरली एक अगला आर्टिकल जो है कि इंडिया एम्स एट सेल्फ रिलायंस इन सोलर फिजिक्स स्पेस वेदर। अब यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे लिए एक मिशन है, बहुत ही शानदार मिशन है। उस मिशन को हम लोग बोलते हैं आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन कहाँ पर है भाई? हम मानते हैं कि मान लो कि अगर ये हमारे लिए सन है और ये हमारे लिए कहीं अर्थ है, तो एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं L1। ये L1 जो है ये अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है। 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। और चूंकि ये सन, ये L1 पॉइंट और सन, अर्थ, ये तीनों के तीनों जो है वो एक ही लाइन ऑफ साइट में आते हैं और सन से प्रोड्यूस होने वाले किसी भी प्रकार से, यहां से 2-3 चीजें आप हमेशा याद रखना। सन से निकलने वाली 3 चीजें, सबसे पहले है कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन, यहां पर नेक्स्ट लिखते हैं सोलर फ्लेयर्स और फिर लिखते हैं सोलर विंड्स।
ये सन से निकलती हैं, तो अर्थ तक पहुंचने के लिए फॉर श्योर है कि वो L1 पॉइंट पर आएंगी। अब ये L1 पॉइंट क्या है ये भी समझ लेते हैं। L1 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। लैग्रांज पॉइंट ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर रिलेटिव ग्रेविटी वो जीरो होती है। रिलेटिव ग्रेविटी जीरो होती है, मतलब कि इस पॉइंट पर सन उस ऑब्जेक्ट को उतने ही फोर्स के साथ खींचता है जितना अर्थ अपने ऑब्जेक्ट को खींचता है। और इसीलिए यहां पर एक ऐसा सेफ नेट बन जाता है जहां पर सैटेलाइट्स को अगर हमने पार्क कर दिया तो अपने लीस्ट फ्यूल के हिसाब से वो इस पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाते रहेंगे, है ना। मतलब ये अर्थ का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, ये एक्चुअल में सन का ही चक्कर लगाते हैं और ये अर्थ के साथ ही साथ रहते हैं हमेशा। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज दिस वुड बी द फॉर्मेशन। लेकिन टोटल अगर लैग्रांज पॉइंट की हम बात करें ना, तो लैग्रांज पॉइंट 5 होते हैं। मानते हैं कि अगर ये सन है और हम लोग बर्ड आई व्यू पे ऊपर से देख रहे हैं और ये अर्थ है, और अर्थ जो है वो फिलहाल के लिए ये पाथ लेके चल रहा है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं, एक L1 जो होता है वो यहां पर होगा कहीं पर, एक L2 जो है वो यहां होगा, और एक L3 जो है वो यहां होगा। अगर अर्थ का मोशन इस डायरेक्शन में है तो अर्थ, और यहां पर हम लोग समझते हैं ये सब के सब, ये पांचों चीज एक लाइन में रहेंगी, लेकिन इससे 60 डिग्री के एंगल पर आगे और 60 एंगल पर पीछे। मतलब कि हम बात कर रहे हैं ये एंगल, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। यहां पर हम बोल रहे हैं कि कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर होते हैं L4 और ये है आपका L5। टोटल ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं जहां पर ग्रेविटी हमारा नल एंड वॉइड होता है, जीरो होता है, रिजल्टेंट ग्रेविटी। तो अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है, वैसे तो मैं बता देता हूं अभी, कि ये 5 पॉइंट्स पर अभी तो हमने सिर्फ L1 पर ही इसको प्लेस किया है, लेकिन अगर हमें और डिटेल्ड इमेजेस की बात करनी होगी तो वी मस्ट प्लेस सम ऑफ आवर स्पेसक्राफ्ट। ये सजेशन है यहाँ पर कि स्पेसक्राफ्ट को अब कुछ और अच्छे तरीके से हमें L4 एंड L5 पर भी प्लेस करना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, अब यहां से कोई भी चीज अगर निकल कर जा रही होगी तो L1 जो है वो उसको सिर्फ और सिर्फ 2D में, 2 डायमेंशन में चीजों को मेजर करता है, मैपिंग करता है। लेकिन अगर L4 और L5 भी इस बात को देख रहे होंगे तो यहां से इन सब चीजों को मिलाते हुए एक 3D इमेज भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। 3D इमेज कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम लोग को इन सभी बातों का, जो भी सन से निकल रहे हैं, ये सारे के सारे एक्चुअल में इनका प्रोडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आज के टाइम पर भी अभी तक ये मिस्ट्रीज हैं। These are the mysteries of the sun। इन मिस्ट्रीज ऑफ द सन को सॉल्व करने के लिए ही आदित्य L1 जैसे मिशंस गए हुए हैं। अब यहाँ पर आदित्य L1 को बेसिकली इसी L1 पर प्लेस किया गया था। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो पूरा L4 और L5 पर, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, L4 और L5 की अगर डिस्टेंस की मेजरमेंट की जाए तो ये बेसिकली अर्थ से लगभग 30 से 40 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए इसको सिग्नल देने के लिए, अर्थ को सिग्नल देने के लिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। L1 जो है वो बहुत तेजी से इस बात को अर्थ तक कन्वे कर सकता है क्योंकि वो 1.5 मिलियन किलोमीटर ही दूर है। बट L4 और L5 को तो समय लगेगा। जब इन दोनों को समय लगेगा तो जो एक कंबाइंड इमेज बनने की बात हो रही है उसमें थोड़े से डिस्टॉर्शंस होंगे। या तो हम अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को थोड़ा स्पीड अप बनाएं, कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी लेके आए जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत तेजी से हो जा रहा है। इन सभी सिचुएशन पर हम बात कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक सी बातें मैं तुम्हें और बता देता हूँ। जैसे कि इस पूरे आर्टिकल में तीन चीज़ों का जिक्र किया गया था। एक है आपका कोरोनल मास इजेक्शन CME, एक है सोलर विंड और एक है सोलर फ्लेयर। तो कोरोनल मास इजेक्शन जो है ये एक प्रकार का सडन मासिव डिस्चार्ज है प्लाज्मा का। प्लाज्मा इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर और ये 5th स्टेट ऑफ मैटर सोलर कोरोना से निकलता है, आउटर एटमॉस्फेयर से निकलता है। फिर आता है सोलर विंड। सोलर विंड जो है वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटॉन्स हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअल में। इन चार्ज पार्टिकल्स को कॉन्टिन्यूअस आउटफ्लो होता रहता है, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं। ये 24/7 हमेशा ही अर्थ की तरफ आता रहता है। और यहाँ पर सोलर फ्लेयर की बात करते हैं। सोलर फ्लेयर जो होते हैं ये मासिव एक्सप्लोजन्स होते हैं। ये हम लोग को ना सन के ऊपर में कुछ सन स्पॉट्स दिखते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ हम लोग को सन स्पॉट दिखते हैं। सन स्पॉट्स आर द डार्केस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन। फोटोस्फीयर पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये फोटोस्फीयर वगैरह क्या है जरा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर तुम अगर ये सन की बात करो सबसे अंदर तुमको मिलता है कोर। कोर जो है मतलब पहले तो तुम अगर सन का अभी अपना रेडियस देखने वाले हो तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 14 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर जो है वो उसका डायमीटर है। हाँ, इसके सामने अर्थ कुछ भी नहीं है ना। तो 14 लाख किलोमीटर डायमीटर है। अब इसके बिल्कुल कोर में जाते हैं तो कोर को हम ये नाम देते हैं। इसका तापमान लगभग हम बोलते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो ये रेड वाला पोर्शंस पर हमें मिलता है रेडिएटिव जोन।
ये रेडिएटिव जोन का टेम्परेचर लगभग 3 लाख डिग्री 8 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं और हम बोलते हैं ये, इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में बहुत सारे हमें साइकिल्स देखने को मिलते हैं। साइकिल्स मतलब कि हीट जो है वो इन्हीं साइकिल्स के थ्रू यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये साइकिल्स पे चल रहा है। उसके ऊपर जाते हैं तो हमें सन का सबसे ऊपरी हिस्सा दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इज दैट लेयर विच वी यूजुअली सी विथ आवर नेकेड आई। हम अगर अभी सन को देखने जाएंगे तो हमें दिखेगा क्या? फोटोस्फीयर दिखेगा। बट उसके ऊपर भी एक स्फीयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, विच इज ओनली एंड ओनली विजिबल ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। और फिर आता है एक कोरोना जो है ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होते हैं और ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हम बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ के, जैसे तुम यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तक फोटोस्फीयर का तापमान हो चुका था। तो यहाँ पर फोटोस्फीयर जो है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही तुम ऊपर बढ़े क्रोमोस्फीयर में, क्रोमोस्फीयर का तापमान होके बढ़ के हो गया 10,000 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर बढ़े तो कोरोना का तापमान हो गया 1 लाख डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस बोलते, 1 लाख नहीं, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब सोच सकते हो कि तुम कोरोना का तापमान कैसे बढ़ जा रहा है भाई, जब कोर से वो इतना दूर चला गया फिर भी। तो इन्हीं सब मिस्ट्रीज को पढ़ने के लिए गया है। अब यहां पर तुम देख सकते हो अगर ये सन है तुम्हारे लिए तो ये अर्थ का साइज है कंपेयर टू द साइज ऑफ सन। तो उसके सामने बिल्कुल बच्चा दिख रहा है और यहां पर ये जो तुम देख रहे हो यही है सन स्पॉट्स। ये सन स्पॉट्स बेसिकली हमारे लिए फोटोस्फीयर पर देखने को मिलते हैं। और यहां पर तुम देख सकते हो कि बिल्कुल से तेजी से अगर ये ऐसा कोई एनर्जी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है, दिस इज लाइक कोरोनल मास इजेक्शन। और अगर कोई बहुत तेजी से एनर्जी बस्ट आउट हो रही है, इस एनर्जी के बस्ट आउट को हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर। यही बातें हमने यहाँ पर लिखी है। और तुम यहाँ पर देख सकते हो जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ये व्हाइट कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सोलर विंड्स कहलाते हैं। यही है सोलर विंड्स। ठीक है भाई, तो सोलर विंड यही सब की बात हुई है और यही एक सिंपल सजेशन दिया गया है और इसी के बारे में बाकी पूरा आर्टिकल। अब इसके आगे कुछ और बातें नहीं लिखी गई थी। ये 2 लाइंस तो बिल्कुल वाहियात से हैं। वाहियात इन द सेंस ये हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं है, अपना वापस इंटरव्यूज़ वगैरह के बारे में बस बातचीत हो रही है। तो मेजरली ये 2 लाइनें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी और इन 2 लाइनों में इतनी ही इन्फॉर्मेशन छिपी हुई थी। तो हमने पढ़ भी लिया और एक बार आदित्य L1 मिशन को हमने एक बार बता दिया। आदित्य L1 मिशन क्या मिशन है? एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है। ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन जो कि सन को ऑब्जर्व कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। कब गया था? 2023 में गया था, 2023 में गया था। इसको किससे लॉन्च किया गया था बताओ भाई, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो। ये मैंने कई बार तुम्हें बताया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आदित्य L1 को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन और भी पूछा मैंने, दोनों का टाइमलाइन ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि पता चले यहाँ तक आता कौन है। ठीक है भाई, इतना ही था आज के इस आर्टिकल में। आई होप कि ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आ गए हैं और बाकायदा आपका सारा डिस्कशन भी हो गया। अच्छा एक चीज़ और सॉरी अभी रुक जाओ। हाँ एक तो और प्रॉब्लम थी। इस आर्टिकल में लिखा था कि चैलेंजेस क्या हैं, हम लोग क्यों कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर के फिनोमेनास को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चैलेंजेस यहाँ पर एक बहुत सारे हैं कि हम ये प्रेडिक्शन ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सोलर विंड का इसके साथ कनेक्शन क्या है वही क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैग्नेटिक स्ट्रक्चर जो सन का है वो हर 11 सालों में चेंज हो जाता है। अब इस 11 सालों में चेंज होने के पीछे रीज़न क्या है पता ही नहीं हमें। एम्बिएंट फील्ड इलेक्ट्रैक्शन है, मतलब कि एम्बिएंट फील्ड इंटरैक्शन का मतलब एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स का हमारे अर्थ के साथ में। तो ये अर्थ या दूसरे प्लैनेट्स के साथ में कैसे बिहेव कर रहा है सबको कंबाइंड फॉर्म में हम बता ही नहीं पाते। सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं ये बेसिकली क्रोमोस्फीयर से बनते हैं। सॉरी क्रोमोस्फीयर बोल रहा हूँ, कन्वेक्टिव जोन, ये कन्वेक्टिव जोन से बनते हैं। कन्वेक्टिव जोन से एक्चुअल में सनस्पॉट्स ओरिजिनेट होता है और यहीं से कहीं ना कहीं सब सरफेस मैग्नेटिज्म भी आता है। इसके वजह से सोलर फ्लेयर के पीछे जो है मैग्नेटिक फील्ड से ही रिस्पॉन्सिबल है, सन स्पॉट से ही सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। लेकिन वही है कि इसके अंदर में क्या लेयर छिपा है और क्या राज अपने छिपाए हुए हैं हमें नहीं पता है और इसीलिए हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है भाई, तो ये भी चैलेंजेस भी हमें कुछ पता होने चाहिए थे। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।